टेंथ क्लास बच्चों, मैं मिसेस जॉन बोल रही हूँ, आपकी ज्योग्राफी की मैम। एक बार फिर से आप सभी टेंथ क्लास के बच्चों का मैं ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग ज्योग्राफी का सेकेंड लेसन पढ़ेंगे और ये हमारे सेकेंड लेसन है वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो इस लेसन का हम लोग भाग 1 यानी पार्ट 1 पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेसन को शुरू करते बच्चों। तो हम सभी लोग कहाँ रहते हैं बच्चों? इस पृथ्वी पर रहते हैं, यानी पृथ्वी हमारा क्या है? आवास है, यानी है ना, घर है। तो हम इस आवासीय स्थल पर, जिस पर हम रहते हैं, हमारे चारों तरफ क्या पाई जाती है? बहुत सारी जैव विविधता पाई जाती है। यानी हमारी जो आवासीय स्थल है यानी पृथ्वी जो है वो जैव विविधता से क्या है? भरी है ना। यही नहीं बच्चों, मानव यानी इंसान और जो दूसरे जीवधारी हैं, ये सभी मिलकर एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। और मानव जो है यानी हम इस पारिस्थितिकी तंत्र का मात्र एक क्या है? हिस्सा हैं। और हमें अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों, कौन से तत्व? जैसे वायु, जल, मृदा और पेड़ पौधों, या ना, यानी वन पर क्या रहना पड़ता है? निर्भर रहना पड़ता है। यानी हम इन सभी तत्वों पर क्या होते हैं? निर्भर रहते हैं। वन जो है यानी पेड़ पौधों जो हैं, वो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण तत्व माने जाते हैं। यानी ये पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण क्या करते हैं? भूमिका निभाते हैं, है ना। इसीलिए, है ना, इनको प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है ना। क्यों प्राथमिक उत्पादक कहते हैं? क्योंकि बाकी जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के जीव हैं, है ना, वो सभी इसी वन पर यानी पेड़ पौधों पर ही क्या होते हैं? निर्भर करते हैं। तो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के जो तत्व हैं, वायु, जल, मृदा, पेड़ पौधे, इन सब में पेड़ पौधे यानी वन जो है वो हमारे पास पारिस्थितिकी तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण जो है वो तत्व माने जाते हैं। क्योंकि ये क्या है? प्राथमिक उत्पादक हैं। प्राथमिक उत्पादक क्यों हैं? क्योंकि इन पर बाकी सभी जीव क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। अब चलते हैं, हम लोग आगे पढ़ते हैं। भारत में वनस्पति जगत या वनस्पति जात भी बोलते हैं, वनस्पति जगत भी बोलते हैं, और प्राणी जगत, है ना। अब नेक्स्ट पहली हेडिंग हमारी क्या है? भारत में वनस्पति जगत और प्राणी जगत या जात। तो भारत जैव विविधता के संदर्भ में अगर हम देखें तो भारत जो है वो जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है ना। तो यहाँ पर विश्व की जो सारी जैव उपजातियाँ पाई जाती हैं, उसका 8% मतलब लगभग 16 लाख के करीब जैव प्रजातियां जो हैं वो भारत में ही पाई जाती हैं। इसीलिए भारत जो है जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से क्या है? एक है ना। क्योंकि यहाँ विश्व का 8% यानी लगभग 16 लाख जैव उप प्रजातियाँ जो हैं यहाँ पर पाई जाती हैं। एक अनुमान के अनुसार, है ना, भारत में 10% वनस्पति जात हैं और 20% स्तनधारी हैं, है ना। यानी 10% जो हैं वो वन्य वनस्पति जगत हैं या जात हैं, और 20% जो हैं वो भारत में स्तनधारी हैं, जिनके लुप्त होने का क्या है बच्चों? खतरा है। लुप्त मतलब जो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? इनका अस्तित्व क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो 10% वन और 20% जो हमारे स्तनधारी हैं, उनके लुप्त होने का क्या है? खतरा है। एक अनुमान के अनुसार है ये, ठीक है। इनमें से कई उपजातियां जो हैं एकदम लुप्त होने के क्या हैं बच्चों? कागार पे हैं। अब कौन सी उपजातियां हैं जो लुप्त होने के कागार पर हैं? इनमें हैं भारत व एशियाई चीता, है ना, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी कोयल, जंगली चित्तीदार उल्लू,
और मधुका, जिसको हम इनसिग्निस यानी इनसिग्निस या मधुका जो है वो महुआ की जंगली, महुआ जानते हैं ना बच्चों, महुआ एक फली होती है, फल होता है ना। तो महुआ की जंगली किस्म है मधुका। और हुबर है ना, हुबरडिया हेप्टान्यूरोन, हुबरडिया हेप्टान्यूरोन जो है ये घास की क्या है, एक प्रजाति है। तो ये जो हैं क्या हैं बच्चों, ये वो प्रजातियां हैं, उपजातियां हैं जो लुप्त होने, भारत में लुप्त होने के क्या हैं, कगार पर हैं। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों भारत में वनस्पति जगत और प्राणी जगत। आगे चलते हैं बच्चों, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, अगर भौगोलिक क्षेत्रफल हम देखें तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 24.16% भाग पर ही वन आवरण जो है वो पाया जाता है। यानी वनों का विस्तार भारत में 24.16% भाग पर, इसमें से सघन वन जो हैं यानी घने वन जो हैं वो 12.2% भाग पर हैं। और खुला वन उसको बोलते हैं जिसमें हम आसानी से प्रवेश कर सकते, आ जा सकते हैं, और घने वन में हम आसानी से प्रवेश नहीं कर पाते ना। तो खुला वन जो है वो 9.4% भाग पर पाया जाता है। मैंग्रोव वन कितने प्रतिशत भाग पर, 0.14%। मैंग्रोव वन कौन होते हैं, जो समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, नदियों के डेल्टा में पाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं मैंग्रोव वन। तो भारत के कुल क्षेत्रफल के 24.16% भाग पर वन पाए जाते हैं। अब चलते हैं बच्चों IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन है ना, सी से कंजर्वेशन और एन से नेचर, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हिंदी में इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण या प्रकृति संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। ये विश्व की सबसे सर्वोच्च संगठन है जिसका काम है दुनिया के यानी विश्व की जो विभिन्न जातियां हैं उनके संरक्षण की स्थिति पर क्या करना, निगरानी रखना। तो IUCN क्या है बच्चों, एक विश्व की सबसे बड़ी क्या है, सर्वोच्च संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है ना, संघ है, जिसका काम क्या है, विश्व की जो विभिन्न जातियां हैं है ना, प्रजातियां हैं, उनके संरक्षण की स्थिति पर क्या करना, निगरानी रखना। तो जो हमारा IUCN है इसके अनुसार है ना, IUCN ने जो है जो विभिन्न प्रकार के पौधे हैं और जो विभिन्न प्रकार के प्राणियों की जातियां हैं उनका पता लगाने के लिए IUCN ने इनको क्या किया है, निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया है ना। यानी पौधों और प्राणियों की जातियों का बारे में पता लगाने के लिए जो हमारी विश्व संगठन है IUCN ने, उसने इनको निम्नलिखित श्रेणियों में क्या कर दिया है, विभाजित किया है। ये श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, पहला है सामान्य जातियाँ, दूसरा है संकटग्रस्त जातियाँ, तीसरा है सुभेद जातियाँ, तीसरा है दुर्लभ जातियाँ, चौथा है स्थानिक जातियाँ और पांचवा है लुप्त जातियाँ। तो इतने श्रेणियों में IUCN ने क्या कर दिया है, इन पौधों और प्राणियों की जातियों को क्या किया, बांटा है। तो सबसे पहला आता है सामान्य जातियाँ। सामान्य जातियाँ वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या जो है वो जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है ना। तो सामान्य जातियाँ वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। अब इसको उदाहरण क्या है, जैसे पशु, साल पेड़ होता है ना, साल का पेड़, साल, चीड़, कृंतक, रोडेंट्स। कृंतक यानी रोडेंट्स जो होते हैं वो जीव होते हैं जिनके दांत है ना आगे के सामने के लंबे लंबे होते हैं। जैसे इंसान खाने को चबाता ना, चबा के खाता, वैसे ये जीव भी खाते हैं। तो जैसे आपका चूहा है, गिलहरी है ना, और गिनी पिग है ना,
ये सारे जीव हैं, गिलहरी है, तो ये इनके दांत देखिए सामने के कैसे होते, बड़े होते हैं, तो वो खाने को क्या करते हैं, चबाते हैं, तो इनको बोला गया कृंतक या रोडेंट्स। तो ये सामान्य जातियां हैं जिनकी संख्या क्या है बच्चों, जीवित रहने के लिए सामान्य है। दूसरा है संकटग्रस्त जातियां। संकटग्रस्त जातियां वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का क्या है बच्चों, खतरा है, जिनके लुप्त होने का खतरा है ना। जिन विषम परिस्थितियों में, है ना, जिन विषम परिस्थितियों में या जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है या कम हुई है, यदि वो परिस्थितियाँ क्या रही हैं, आगे भी जारी रहीं, तो इन जातियों का जीवित रहना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। यानी जिन विषम परिस्थितियों में के कारण इन जीवों की या इन जातियों की संख्या क्या हुई है, कम हुई है, यदि वो परिस्थितियाँ, विषम परिस्थितियाँ आगे भी जारी रहीं, तो इन जातियों का जीवित रहना क्या हो जाएगा बच्चों, कठिन हो जाएगा, है ना। तो ये वो जीव हैं जो जिनके लुप्त होने का क्या है, खतरा है। कौन कौन से जीव जातियां हैं इनमें, तो इनमें है आपका काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा। भारतीय जंगली गधा का क्षेत्र भारत में गुजरात में है, कच्छ का रण, जो भारतीय जंगली गधा, शेर पूंछ वाला बंदर, मैकॉक जिसको बोलते हैं, इसका जो सामने का चेहरा होता है ना, वो शेर जैसा, जैसे शेर के लंबे लंबे सामने बाल होते हैं ना चेहरे के चारों तरफ, और लंबी पूंछ होती, वैसे इस बंदर के भी होते हैं। इसको मैकॉक बंदर भी बोला जाता है। ये भारत में पाया जाता है, जो हमारा पश्चिमी घाट की पहाड़ी ना, वहाँ के घने वनों में ये बंदर पाया जाता है। और उसके बाद है संकटग्रस्त दूसरा जीव जो है वो है संगाई। संगाई जो है वो हिरन की प्रजाति का जीव है। यानी ये जीव हिरन जो है वो मणिपुर में पाया जाता है, इसको मणिपुरी हिरन भी कहा जाता है। संगाई जो है वो मणिपुर का, है ना, राज्य पशु माना जाता है ना। यानी राज्य पशु मतलब इनसे इसके त्यौहार भी क्या हैं, जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये राज्य पशु है कहाँ का, मणिपुर का। तो ये हिरन की प्रजाति का है, जिसको हम मणिपुर हिरन भी कहते हैं। सुभेद जातियाँ। सुभेद जातियाँ वे जातियाँ होती हैं बच्चों जिनकी संख्या घट रही है ना। क्या हो रही है, घट रही है इनकी संख्या। यदि इनकी संख्या विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियाँ नहीं बदली जाती हैं, तो इनकी संख्या और क्या हो जाएगी बच्चों, घट जाएगी, कम हो जाएगी। यानी इनकी संख्या पर जो विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, विपरीत परिस्थितियों का प्रभाव पड़ रहा है, अगर वो परिस्थितियाँ नहीं बदली जाती हैं, तो इन जीवों की या इन जातियों की संख्या और क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसीलिए इन जातियों को संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। अब कौन कौन सी संकटग्रस्त जातियां हैं, इसके उदाहरण हैं नीली भेड़। नीली भेड़ जिसको भरल के नाम से भी जाना जाता है, ये हमारे हिमालय के पहाड़ी भागों में पाई जाती है। जो हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्र है ना, वहाँ ये नीली भेड़ जो है वो पाई जाती है। एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन, ये सब क्या है बच्चों, सुभेद जातियाँ हैं। अब आता है दुर्लभ जातियाँ। दुर्लभ जातियाँ जैसे नाम से स्पष्ट है ना, जो बहुत ढूंढने पे मिले। इन जातियों की संख्या बहुत कम है भारत में, या सुभेद है ना। यदि इनको प्रभावित करने वाली जो विषम परिस्थितियां हैं वो परिवर्तित नहीं होती हैं, तो ये भी किस श्रेणी में आ जाएंगे, संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाएंगे। तो ये वो जो जातियां हैं जिनकी संख्या भारत में बहुत कम है, गिनी चुनी है। अगर इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं बदली, तो इनकी संख्या और क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ये भी संकटग्रस्त जातियों की क्या हो जाएंगी, श्रेणी में आ सकती हैं। तो भारत का जो कस्तूरी मृग है ना, कस्तूरी मृग, और इंडियन जो पेंगोरियन है, इंडियन
इंडियन पेंगोरियन और कस्तूरी मृग, ये आपके दुर्लभ जातियों की श्रेणी में आते हैं। अब आता है स्थानिक जातियाँ, विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली, है ना। स्थानिक मतलब कोई खास, कोई विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियाँ इसमें शामिल की गई हैं। जैसे अंडमानी टील, अंडमानी टील, TEAL, टील, है ना। दूसरा क्या है, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल का मिथुन। मिथुन का तो नाम सुना होगा ना, बैल, बैल प्रजाति का जानवर है ये। और अरुणाचल प्रदेश का ये राज्य क्या है, पशु है ना। जैसे तिब्बत लद्दाख में याक होता है ना, वैसे अरुणाचल में मिथुन, ये गाय और बैल की प्रजाति का है। और अंडमान निकोबार में ये पक्षी है, टील, है ना, बत्तख की प्रजाति का है। बत्तख के जैसा ही होता है, छोटा होता है ना। तो अंडमानी टील, अंडमानी जंगली सुअर, अरुणाचल प्रदेश का मिथुन, ये सब क्या हैं, स्थानिक जातियां हैं, ये और कहीं नहीं पाई जाती। लुप्त जातियां, ये वो जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों में, यानी जहाँ ये पाए जाते हैं वहाँ ढूंढने पर या खोजने पर ये अनुपस्थित पाए गए, है ना। अनुपस्थित मतलब ये वहाँ पर जहाँ इनके होने की संभावना थी इन जीवों की, उन स्थानों पर जब खोज किया गया इन जातियों के बारे में, तो वो ये जीव वहाँ पर नहीं मिले, अनुपस्थित रहें, इसलिए इनको क्या बोला गया, लुप्त जाति, है ना। ये जातियाँ किसी स्थानीय क्षेत्र, स्थान विशेष में भी पाई जा सकती हैं, प्रदेश में भी हो सकती हैं, देश में भी हो सकती हैं, महाद्वीप पर भी हो सकती हैं, या फिर पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर भी हो सकती हैं, है ना। या तो ये किसी स्थान विशेष से गायब हो सकती हैं, किसी प्रदेश से लुप्त हो सकती हैं, देश से लुप्त हो सकती हैं, महाद्वीप से लुप्त हो सकती हैं, या पूरी पृथ्वी से ही ये जीव या जातियाँ क्या हो सकती हैं, लुप्त हो सकती हैं, लुप्त हो गई हैं। ऐसी उपजातियों में मुख्य रूप से है एशियाई चीता, वो चीता, है ना, जो भारत में, एशिया में और भारत में और अफ्रीका में, महाद्वीप में पाया जाता था। आज भारत में एशियाई चीता जो है वो दिखाई नहीं देता। गुलाबी सिर वाली बतख, गुलाबी सिर वाली बतख। तो 1952 में एशियाई चीता को जो है वो भारत में लुप्त, जो है वो भारत में लुप्त घोषित कर दिया गया 1952 से। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अब तो ये हो गए हमारे, है ना, IUCN के द्वारा विभिन्न श्रेणियाँ। तो 1 2 3 4 5 6 श्रेणियाँ हो गई, 1 2 3 4 5 6। अब चलते हैं आगे बच्चों। भारत में वनस्पति जगत और प्राणी जगत में कमी का कारण क्या है, या वनों में, है ना, या वनों में और जो वन जीव हैं उनमें कमी क्यों आ रही है, उनमें उनके ह्रास का मतलब क्या होता है, कमी, है ना। क्यों कमी, ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, कमी क्यों आ रही है वनों में, क्या कारण है। तो प्राणी जगत यानी जीवों में और वनस्पति यानी पेड़ पौधों में, वन में कमी या ह्रास मतलब कमी आने का कई सारे कारण हैं। तो कुछ कारण मैंने यहाँ लिखे हैं। तो पहला कारण है उपनिवेश काल, दूसरा कारण है कृषि का विस्तार, तीसरा कारण है स्थानांतरित झूम कृषि, चौथा है वाणिज्य कृषि, पांचवा है नदी घाटी परियोजनाओं का विकास, फिर उसके बाद है पशुचारण और ईंधन, औद्योगिकरण और शहरीकरण, दावानल यानी वनों की आग और अत्यधिक जनसंख्या। यह है वनों में या वनस्पति जगत और प्राणी जगत में ह्रास का कारण या वनों के ह्रास का कारण। सबसे पहले हम लोग देखते हैं उपनिवेश काल। उपनिवेश काल वो है जब भारत में
ब्रिटिश शासन था, अंग्रेज़ों का शासन। जब अंग्रेज़ लोग भारत में आए, यूरोपीय लोग आए, है ना, तो उन्होंने भारतीय वनों को सबसे ज़्यादा क्या किया है, नुकसान पहुंचाया है। क्यों पहुंचाया? क्योंकि उनको रेल लाइन चाहिए, उनको विकास चाहिए था, है ना, और इसीलिए उन्होंने वनों को काटना शुरू किया। तो वनों के काटने, रेल लाइन, कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी, खनन क्रियाओं में वृद्धि तो हुई, लेकिन साथ ही उपनिवेश काल में, है ना, बहुत बड़ी मात्रा में भारतीय वनों को भी क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो अंग्रेज़ों ने या यूरोपियों ने अपने लाभ के लिए वनों को क्या कर दिया था बच्चों, काट दिया। दूसरा आता है कृषि का विस्तार। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, है ना, अनाज उत्पादन का बढ़ाने के लिए जो सबसे पहला प्रयास किया गया, उसमें वन क्षेत्र में भी क्या आई, कमी आई। कृषि योग्य भूमि के कमी होने के कारण जिन क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि नहीं था, तो वहाँ वनों को क्या किया गया, काटा गया, साफ किया गया, और वहाँ कृषि क्षेत्र का क्या किया गया, विस्तार किया गया। यानी 1951 से 1980 का जो बीच का समय है, उस समय में लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर, है ना, 26,200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है वो भारत में वनों को काट करके कृषि योग्य भूमि में क्या कर दिया गया, बदल दिया गया। तीसरा कारण है वनों की कमी का, वो है स्थानांतरी या झूम कृषि। स्थानांतरी कृषि या झूम कृषि इसको बोलते हैं, जिसमें स्थान बदल बदल कर खेती की जाती है, और ये खेती ज़्यादातर उन क्षेत्रों में होती है जहाँ कृषि योग्य भूमि का अभाव है। जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं ना, वहाँ इस प्रकार की कृषि आज भी प्रचलित है। तो जनजातीय क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि की जाती है, जैसे विशेषकर पूर्वोत्तर राज्य हैं, मध्य भारत में है। यहाँ की जो जनजातियाँ हैं वो वनों को क्या कर देती हैं बच्चों, काट देती हैं, या जला कर उनको क्या कर देती हैं, साफ कर देती हैं, और वहाँ कृषि योग्य भूमि तैयार करके वहाँ वो क्या करने लगते, खेती करने लगते। तो स्थानांतरित कृषि या स्थानांतरी कृषि के कारण या झूम कृषि के कारण भी भारत में वनों की क्या हुई है, कमी। स्थानांतरी कृषि को या झूम कृषि को स्लैश और बर्न कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा कारण है वाणिज्य कृषि। वाणिज्य कृषि का भी विकास भारत में जब यूरोपीय लोग आए हैं तभी हुआ है ना। वाणिज्य कृषि में क्या होता है बच्चों की, एक एकल वृक्ष जाति मतलब एक ही तरह के, एक ही जाति के पेड़ क्या किए जाते हैं जब लगाने के लिए, है ना, या उनको रोपण के लिए दूसरी जाति के पौधों को या पेड़ों को क्या कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता, काट दिया जाता है। तो वो हमारी कहलाती है वाणिज्य कृषि। यानी जब एक ही तरह की जाति के वृक्ष को बड़े पैमाने पर लगाने के लिए, उनका रोपण करने के लिए दूसरी जाति के पेड़ों को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है ना। तो उसको हम बोलते हैं वाणिज्यिक कृषि। उदाहरण के लिए जैसे भारत में सागवान का पेड़ होता है, बड़ा मजबूत लकड़ी होती है, इसका फर्नीचर बनाने में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। तो भारत में सागवान के, है ना, पेड़ लगाने के लिए, केवल सागवान के पेड़ लगाने के लिए दक्षिण भारत में, है ना, क्या किया गया है, बाकी जो वृक्ष हैं या वन हैं उनको क्या कर दिया गया, काट डाला गया। तो इस तरह से एक तरह की जाति का पेड़ से फ़ायदा पाने के लिए केवल एक जगह पर जब इनका पेड़ लगाया जाता है तो दूसरा जो पेड़ होता है ना उसको काट दिया जाता है। तो इससे भी वनों में क्या आई है, कमी। नदी घाटी परियोजनाओं का विकास। भारत में नदी घाटी विकास। नदी घाटी क्या होती है बच्चों, इसमें नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं और फिर उस पर बिजली और सिंचाई में उसका क्या होता है, इस्तेमाल करता है। बांध बनने से बच्चों बहुत बड़े, है ना, हजारों हेक्टेयर क्षेत्र की जो वन होते हैं, भूमि होती है, वो जलमग्न हो जाती है। तो 1952 में यानी 1992 में, है ना, 52 में 5,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक
वन क्षेत्र को क्या किया गया, साफ कर दिया गया। यानी नदी घाटी परियोजना बनाने के लिए 1900 है ना 52 में 5000 वर्ग किलोमीटर भूमि के वन को क्या कर दिया गया, साफ कर दिया गया। और ये 1952 में ही नहीं, आज भी ये प्रक्रिया क्या हो रही है, चल रही है, क्योंकि आज भी नदियों पर क्या किए जा रहे हैं, बांध बनाए जा रहे हैं। और इसका उदाहरण है मध्य प्रदेश का नर्मदा है ना सागर परियोजना, है ना। नर्मदा सागर परियोजना जो मध्य प्रदेश में बनाया गया है नर्मदा नदी पर, इस परियोजना के द्वारा मध्य प्रदेश में लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वो नर्मदा के पानी में क्या हो गई, जलमग्न हो गई। यानी कैसे 4 लाख हेक्टेयर भूमि, जो वन वाला भाग था, वन क्षेत्र था, वो पानी में क्या हो गया, डूब गया, जलमग्न हो गया। तो नर्मदा नदी पर बनाया गया जो नर्मदा, इसको हम सरदार सरोवर बांध भी बोलते हैं, वो इसका उदाहरण है। पश्चिमी बंगाल में भी इसी तरह बच्चों बक्सा टाइगर जो रिजर्व है ना, बक्सा टाइगर जो रिजर्व है उसको भी काफ़ी नुकसान हुआ है। क्यों नुकसान हुआ है, क्योंकि पश्चिमी बंगाल में डोलोमाइट निकालने के लिए वहाँ खानों की क्या की जाती है, खुदाई की जा रही। तो डोलोमाइट के खनन के कारण जो है वहाँ बक्सा टाइगर रिजर्व जो है पश्चिमी बंगाल का, वो भी खतरे में आ गया है। तो ये है बहुउद्देशीय या नदी घाटी परियोजनाओं का विकास, इसने भी वनों को क्या किया है, प्रभावित किया। इनके अलावा बच्चों पशु चारण और ईंधन, है ना, जो ग्रामीण लोग होते हैं वो जंगलों में ही पशु चराते हैं, वहीं से लकड़ी वकड़ी लाते हैं घरों में जलाने के लिए, ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए। औद्योगिकरण और जो शहरीकरण हो रहा है, दावानल का मतलब होता है वनों में जो आए दिन आग लग जाती है, उस आग के कारण भी हजारों पेड़ क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। और अत्यधिक जनसंख्या, तो ये कारण है बच्चों जिनके कारण भारत में वनों में क्या आ रही, कमी आ रही। ये है बच्चों ईंधन, है ना। कई लोगों का मानना है कि जो गांव के लोग या ग्रामीण जो होते हैं, जो वनों से ईंधन के लिए लकड़ी लाते हैं, क्या ईंधन के लिए जो लकड़ी गांव के लोग लाते हैं उनसे वनों में कमी आ सकती है। तो कई लोगों का ये मानना है, सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं उनका मानना है कि जो ईंधन के लिए लकड़ी ग्रामीण लोग लाते हैं उससे वन में कमी नहीं आती, क्योंकि ईंधन के लिए जो लकड़ी लाई जाती है वो पेड़ नहीं काटते हैं, वो केवल जो पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, उनकी टहनियाँ और पत्ते लाते हैं। इसलिए ईंधन के कारण जो है वनों में कमी नहीं आती है ना। तो ये जो ईंधन है ये आपका वनों में कमी नहीं लाता, क्योंकि ईंधन में केवल पेड़ों की टहनियाँ और पत्तों का ही क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों आज हम लोग का टॉपिक यहीं तक है, अगला इसका भाग हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप हमसे बाद में पूछ लीजिएगा, ठीक है। कुछ होमवर्क है, मैं क्वेश्चन दे रही हूँ जो आप कर लीजिएगा बच्चों। तो आपका होमवर्क है, कुछ क्वेश्चन मैं दे रही हूँ गृह कार्य में, इसको कर लीजिएगा। भारत में वन आवरण कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पाया जाता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है संकटग्रस्त जातियाँ क्या हैं, उदाहरण भी दीजिए। लुप्त जातियाँ क्या हैं, कोई एक उदाहरण बताइए। सुभेद जाति के उदाहरण बताइए। सुभेद जाति के उदाहरण बताइए। सुभेद जाति के उदाहरण बताइए। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने दिए हैं, इसको आप होमवर्क में कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू बच्चों आपको।